आज के दिन आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बहुत ही कॉमन हो चुका है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में गैस बनना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही कम लोगों को आईबीएस सीवियर होता है। ज़्यादातर लोगों को आईबीएस के जो सिम्टम्स है वो सिर्फ डाइट चेंज और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी आईबीएस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम पहले बात करेंगे आईबीएस क्या है, यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। खुद नाम ही सजेस्ट करता है इरिटेबल, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे कि एब्डोमिन में पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, कुछ पेशेंट को पेट में गैस बनता है, उसकी वजह से ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आती है, कुछ पेशेंट को डायरिया या कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर कुछ पेशेंट को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन साथ में होता है लेकिन ऑल्टरनेटली होता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेजेंट है तो हम उसे आईबीएस कह सकते हैं। वैसे को आईबीएस का कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको आईबीएस हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ आईबीएस। तो पहला कॉज है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन। नॉर्मली हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसकी वॉल में मसल्स होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब आईबीएस में क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे समय के लिए चलते हैं। उसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं और डायरिया हो जाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर होते हैं और लंबे समय के लिए चलते हैं। तो इस टाइप के आईबीएस को आईबीएस डी कहते हैं। तो कुछ पेशेंट में जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है इंटेस्टाइन में वो स्लोली आगे बढ़ता है। तो उसकी वजह से हमारा स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है, जिसे हम आईबीएस सी कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। दूसरा रीज़न है नर्वस सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो नर्व्स होती है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच में जो नर्व सिग्नल का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स या फिर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाते हैं। तीसरा रीज़न है अर्ली लाइफ स्ट्रेस, यानी कि अगर आपको बचपन से यानी कि लंबे समय से स्ट्रेस है तो उसकी वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी आपको आईबीएस हो सकता है। चौथा रीज़न है चेंजेस इन गट माइक्रोब्स, यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगिस होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टिनल मूवमेंट होती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उसमें कुछ अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। अब कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसी है जिसको खाने से हमारे जो आईबीएस के सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, गेहूं से, चॉकलेट है, बनाना है, ओनियन है, नाशपाती है, केबेज है। ये सारी चीज़ों की खाने की वजह से भी आपके आईबीएस के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस यानी कि टेंशन की वजह से भी आपको आईबीएस के सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। पहला रिस्क फैक्टर है यंगर एज, यानी कि अगर आप यंग है और आपकी एज बिलो 50 है तो आपको आईबीएस होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा है फीमेल। आईबीएस है वो मेल की कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा होता है, स्पेशली उन लेडीज़ को जिन्होंने एस्ट्रोजन थेरापी ली है बिफोर और आफ्टर मेनोपॉज। तीसरा रीज़न है फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीएस, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को आईबीएस है तो आपको आईबीएस होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा रीज़न है स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको आईबीएस हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो पहला एंड मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, जो फॉलोड बाय आपकी बोवेल मूवमेंट, यानी कि अगर आपको पेन होता है और आप स्टूल पास कर लेते हो तो आपके पेन में रिलीफ मिल जाएगी। फिर वापस आपको पेन होगा, जैसे ही आप स्टूल पास कर लेगो आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स। कुछ पेशेंट को पेट में गैस बनती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग
जैसी फीलिंग आती है। कुछ पेशेंट को डायरिया या कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर कुछ पेशेंट को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन साथ में होता है, लेकिन ऑल्टरनेटली होता है, कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन। वैसे तो ये जो IBS है कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक रहती है तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। लंबे समय के रहने के बाद अगर लंबे समय तक ये बीमारी रहती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। वैसे तो IBS को डायग्नोसिस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन आपके डॉक्टर जो है वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बेसिस पर उसका डायग्नोसिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जिसका साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल आपके IBS जैसे ही होते हैं, तो वो सारी कंडीशन हमें रूल आउट करनी चाहिए। पहली कंडीशन है फूड एलर्जी। अगर आपको किसी भी फूड की एलर्जी है तो उसकी वजह से भी आपको IBS जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमें वो फूड खाने से बंद कर देना चाहिए। दूसरा है स्टूल एग्जामिनेशन। टू रूल आउट एनी पैरासाइटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं वो जानने के लिए हमें स्टूल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर आपके स्टूल में ब्लड आता है तो क्रोन्स डिजीज़ या कोलोन कैंसर तो नहीं है, वो भी हमें रूल आउट करना चाहिए। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट टू रूल आउट एनीमिया और सीलियाक डिजीज़। उसके बाद आती है कोलोनोस्कोपी टू रूल आउट क्रोन्स डिजीज़ और कोलोन कैंसर। अगर ये सारी कंडीशन रूल आउट करने के बाद इसमें से कोई भी कंडीशन आपको नहीं है तो आप उसे IBS कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट। IBS की ट्रीटमेंट के लिए हमें IBS के जो सिम्टम्स है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके IBS के सिम्टम्स कम हो जाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि पहला आपको पूर्ति नींद लेनी चाहिए, आपको हाई फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, आपको पूर्ति मात्रा में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। आपको वो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो खाने से आपके IBS के सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना चाहिए। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए आपको साइकोथेरापी लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्राणायाम योग करना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर आप करते हो तो उसकी वजह से आपके जो IBS के सिम्टम्स है उसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मेडिकेशन करना चाहिए। जनरली जो डॉक्टर्स होते हो वो आपको मेडिसिन के रूप में प्रोबायोटिक्स देते हैं। जो प्रोबायोटिक्स है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ज़्यादा डायरिया रहता है तो उसके लिए लोपेरामाइड देते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके लिए लिक्विड पैराफिन सिरप देते हैं, यानी कि लेक्जेटिव्स देते हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है और डिप्रेशन है तो उसके लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। ये सारी मेडिसिन है वो आपको अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको IBS है तो वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको कभी भी आपको खाना मिस नहीं करना चाहिए या फिर लेट नहीं खाना चाहिए, आपको जल्दी नहीं खाना चाहिए, फैटी स्पाइसी और प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप टी और कॉफ़ी पीते हो तो 2 कप से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑनियन, स्प्राउट, बनाना, कैरोट, डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट, कैंडीज़ और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ अगर आपको ज़रूर पड़े तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ मेडिकेशन भी ले लेते हो तो आपके IBS के सिम्टम्स में आपको तुरंत राहत मिल जाएगी और आपको आपकी लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।